हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा आईपीएस एसओ का एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट नज़दीक आ गया। बस आखिरी के 10 दिन बचे हैं और इस आखिरी के 10 दिन में हमारा पैनिक जरूर बढ़ रहा होगा, दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं ना तो उस फल की चिंता भी हमें होने लगती है जो अभी 10-11 दिन बाद जिसको आप देखे आओगे, राइट। तो ये बड़ा नेचुरल सा है। इसमें अगर आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, थोड़ा सा आप पैनिक कर रहे हैं, थोड़ा सा आप एंक्शस हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, हमें इस नर्वसनेस को जो है इसको हावी नहीं होने देना हमारी प्रैक्टिस पे। तो ये वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हमें काम रहना है, कंपोज रहना है, और एग्जैक्टली मेन मुद्दा ये है कि कैसे हमें अपना ट्रैक नहीं बदलना है, हमें ऑन ट्रैक रहना है आखिरी दिन तक भी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है, ये जो समय है ये है आपके मॉक एनालिसिस का, मॉक ड्रिलिंग का। एक काम हमें जो डेली करना है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो मैं बोलूंगी आप 2 मॉक लगाइए दिन में। लेकिन अगर आपके पास मिनिमम टाइम है, काफी सारे आप में से बैंकर होंगे जो ऑलरेडी जॉब में होंगे, उनके पास कम टाइम होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो सब कुछ इस समय केवल अपने एग्जाम पे फोकस्ड है, तो उनके पास ज्यादा टाइम होगा। दे कैन ऑल्सो डू 2 मॉक्स अ डे, ऐसा भी कर सकते हो, राइट। बट हाँ, मिनिमम क्या करना है, मिनिमम आपको एक मॉक तो फुल लेंथ मॉक आपको डेली लगाना है। फुल लेंथ मॉक लगाते वक्त कोशिश करेंगे हम कि अभी तो वैसे हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड आपका 7 दिन पहले आ जाएगा ना, 7 डेज प्रायर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आप या तो मॉर्निंग स्लॉट लीजिए या फिर आफ्टरनून स्लॉट लीजिए। लेकिन जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको उसी जो आपके एडमिट कार्ड में दिया जाएगा टाइम, उस टाइम के पर ही आप अपना मॉक लगाइए। और केवल मॉक लगाना कभी पर्याप्त नहीं होता, आपको मॉक के बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस में हमें क्या एरियाज ढूंढने, वो हम अभी आगे जाके बात करेंगे। तो सबसे पहला काम, डेली अब एक फुल लेंथ मॉक लगाना है। अच्छा, फुल लेंथ मॉक के साथ साथ क्या मुझे सेक्शन टेस्ट लगाने की भी आवश्यकता है? मुझे लगता है कि अगर आपको कोई सेक्शन वीक है, जिसके बारे में अभी आगे बात करने वाली हूँ, अगर आपको कोई सेक्शन वीक है तो आपको डेफिनेटली उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आपको उस पर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे या फिर आप सेक्शन लगाइए, राइट। दोनों चीजें आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनालाइजिंग ईच मॉक। ये बड़ा जरूरी है आपके मॉक का, जितना आपके लिए मॉक लगाना जरूरी उतना ही उसका एनालिसिस जरूरी है। अब एनालिसिस में आपको 3 चीजें देखनी है। आपने अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर दिया है, या फिर आपने अटेम्प्ट किया और इनकरेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप किसी क्वेश्चन को या तो अटेम्प्ट करते हैं या फिर आप उसको छोड़ देते हैं, अनअटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करेंगे तो भी 2 चीजें होंगी, या तो वो राइट होगा या फिर वो क्या होगा, या तो वो राइट होगा या वो रॉन्ग होगा। राइट हुआ लेकिन उसमें आपको टाइम ज्यादा लग गया, वो भी आपके एनालिसिस का हिस्सा बनता है। रॉन्ग हो गया, अटेम्प्ट किया रॉन्ग हो गया, ये तो डबल फैक्टर क्रिएट कर देता है, क्योंकि टाइम भी गया और नंबर भी गया। तो ये गलत हुआ तो गलत हुआ क्यों, सिली मिस्टेक हुआ, रीडिंग एरर हुआ या कॉन्सेप्चुअल एरर हुआ, बड़ी सारी चीजें हैं। देन अगर आपने अनअटेम्प्ट किया तो वो क्यों किया, आपको लगा कि इसको टाइम ज्यादा लग जाएगा इसको करने में, तो ठीक है, वो तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। हो सकता है आपने इसलिए अनअटेम्प्ट कर दिया क्योंकि आपको समझ में नहीं आया, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं मॉक का, तो हमें ये कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा कि हमने अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ा, अगर कोई क्वेश्चन करा और इनकरेक्ट हो गया तो वो क्यों हुआ। तो इसको आप अपनी मिस्टेक्स में कैटेगराइज करिए कि अगर मुझसे सिली मिस्टेक हुआ है, या मुझे कोई कॉन्सेप्चुअल गैप है, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, या फिर टाइम सिंक हो गया, यानी कि टाइम ही खत्म हो गया, आपके पास टाइम ही नहीं बचा उस क्वेश्चन को करने का। सो यू हैव टू एनालाइज दिस। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइप, सपोज मैं अपना सब्जेक्ट की बात करूं, ब्लड रिलेशन टॉपिक है, हो सकता है कि कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसका हर बार ब्लड रिलेशन अटेम्प्ट करने पे गलत ही हो रहा है। मतलब उसको दिमाग में अगर वो लगातार गलती कर रहा है ब्लड रिलेशन में, तो मैं बोलूंगी कि उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसको एक तो टाइम दे रहे हो आप अपने मॉक में, वो टाइम जा रहा है, लेकिन एट लास्ट आपको उससे नेगेटिव मार्किंग मिल रही है, तो ये आपका डबल लॉस हो रहा है। तो आप अगर अपना एक लॉग बनाते हैं, अपनी एक क्लैरिटी रखते हैं कि मेरी गलतियां कहां हो रही है, तो उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, उनको आप आइडेंटिफाई करोगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे, उनको सही कर पाएंगे। तो इसको अपना कैटेगराइजेशन करना शुरू कर दीजिए, एक एक लॉग बना लीजिए कि मैंने मॉक 1 दिया, इसमें मेरी ये मिस्टेक हुई, या ये मेरे प्लस पॉइंट है, ये मेरे माइनस पॉइंट है। अगला मॉक जब दोगे, मॉक नंबर 2, तो वहां पे आप अपना पिछला पहले देख लो कि मेरे प्लस क्या थे, मेरे माइनस क्या थे। ट्राई कि अपने माइनस को रिपीट ना करें और प्लसेस को एनहांस करते चले। हमें हर मॉक में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, आई मीन 1 से 2 नंबर बढ़ाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सीधे जंप मार दो 5 नंबर का, 0.5 1 नंबर, 0.5 1 नंबर, इस तरीके से भी हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बस हमें अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं।
देखो, आपको पता है कि इस एग्जाम के अंदर आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालने हैं। मेरे पास क्वांट है, मेरे पास रीजनिंग है, मेरे पास इंग्लिश है, मेरे पास प्रोफेशनल नॉलेज है। इन सभी सब्जेक्ट में आपको अच्छे नंबर तो लाने ही है टू कम इन द मेरिट लिस्ट, सो दैट आपकी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट का ऐसा हो सकता है कि किसी का क्वांट का सेक्शन उतना स्ट्रांग ना हो, किसी का इंग्लिश उतना स्ट्रांग ना हो, किसी का जनरल अवेयरनेस उतना स्ट्रांग ना हो। तो आपको अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो आपको बेयर मिनिमम तो करना पड़ेगा, आपको सेक्शन कट ऑफ निकालने पड़ेंगे। So missing sectional cutoff or poor score in any section, immediately solve 20 to 30 sectional question या फिर फोकस करें उस सब्जेक्ट पे ज्यादा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई सब्जेक्ट आपका ब्लैक बिहाइंड कर रहा है तो आप उसके सेक्शनल टेस्ट ज्यादा लगाइए। आप अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई इजी पार्ट है, मैं अभी आपको आगे जाके पार्ट्स भी बताऊंगी कौन से पार्ट पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट को ना छोड़ मत दो कि अरे ये तो मेरा होता नहीं। नहीं, आपको अब उन 10 दिनों में उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज कि मेरा एक सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो तो बाकी तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आ गए। तो सेक्शनल कट ऑफ को थोड़ा सा अब इंपॉर्टेंस देने की बात आ गई। अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी सेक्शन में आप ऑलरेडी 10 के ऊपर नंबर ला रहे हो, 12-13 नंबर के ऊपर नंबर ला रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं ला रहे हो, आप 10 के कहीं अंदर हैं, तो आप अंडर द रडार हैं, थोड़ा सा आपको उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। मिनिमम 15 का क्राइटेरिया अपने दिमाग में सेट करके चलिए। आगे बढ़ूंगी मैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब मैं टारगेटेड एग्जाम सब्जेक्ट के बेसिस पे मैं बात करूंगी। सबसे पहले हमने रीजनिंग सब्जेक्ट लिया है। देखो, रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको पता है कि हमारा एक मिसलेनियस पार्ट है ना, और मिसलेनियस के साथ जो हमारा दूसरा जो मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है वो है आपका पजल और सीटिंग। अब मुझे मिसलेनियस जो है ये मेरे स्पीड बूस्टर भी हैं, और मिसलेनियस जो है ये मुझे अटेम्प्ट भी पहले करने हैं। तो जो हमारे स्पीड बूस्टर्स हैं, यानी कि जिसको हम जल्दी कर सकते हैं और जिनमें मुझे अपना एक बेसिक मैं अपना स्कोर जो है सिक्योर कर पाऊंगी, क्योंकि पजल और सीटिंग क्या है, ये एक ऐसे एरियाज है जहां पे हम स्टक भी हो सकते हैं, जहां से हम बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन हम कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। रिलाई कर सकते हो आप इन टॉपिक पे। तो अब एग्जाम में जब आप मॉक दे रहे हैं, तो मॉक देते वक्त आपको इसी तरीके से अपना मॉक अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले स्लॉग्स को ढूंढिए, स्लॉग्स को करिए, स्लॉग्स के बाद इनइक्वालिटीज को करिए, अल्फाबेट टेस्ट को करिए, अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज को कीजिए, कोडिंग को कीजिए, डायरेक्शन को कीजिए, ब्लड रिलेशन को कीजिए। इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन अगर आपको मिलते जाएं तो इन क्वेश्चन को इसी सीक्वेंस में करते चले जाइए, और उसके बाद आप लास्ट में पजल और सीटिंग जो है अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन पजल और सीटिंग में भी आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा नहीं हो कि पहला क्वेश्चन मेरा पजल और सीटिंग का है, मैंने उसी को करना शुरू कर दिया और वो क्वेश्चन करने लायक था ही नहीं। वो क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि वो टाइम आपका ले जाए। यू हैव टू एनालाइज कि कौन सा पजल करना है, कौन सा सीटिंग करना है। जो शाम के 6 बजे के हमारे यूट्यूब सेशन डेली चलते हैं, उन यूट्यूब सेशन में जब हमने मॉक ड्रिल्स किए थे, हमने करीब 10 या 12 मॉक हमने साथ में करे हैं। उन हर मॉक में हमने यही सीखा है कि हमें मार्क फॉर रिव्यू करना है अपनी पजल या सीटिंग को, लेवल उसका चेक करना है, उसके बाद हमें अपनी मिसलेनियस करने हैं, और मिसलेनियस के बाद हम अपने पजल एंड सीटिंग पे आएंगे। तो पजल का आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। प्रायोरिटाइज करेंगे हम कौन सी, हम एक तो लीनियर डबल रो के आने के चांसेस काफी ज्यादा है। अनसर्टेन, जो लीनियर के अंदर अनसर्टेन क्वेश्चन आता है, अनसर्टेन नंबर आता है, उसके चांसेस ज्यादा है। बाई डायरेक्शनल, अगर लीनियर की मैं बात करूं तो लीनियर के अंदर आपका बाई डायरेक्शन की नॉर्थ और साउथ दोनों फेसिंग, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। और इन सब को जब भी आप किसी पजल या सीटिंग को सॉल्व करें तो उसमें वन वेरिएबल को प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं हमारे एग्जाम में। फ्लैट प्लस फ्लोर पजल पे आप ध्यान दीजिए। स्केड्यूल में डे बेस्ड और मंथ बेस्ड पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ईयर बेस्ड आएगा तो वो ऑलरेडी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि डे और मंथ वाले पे ज्यादा फोकस आप कीजिए। बॉक्स बेस्ड पजल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आपको क्या करना है ना, आपको डेली 3 से 4 पजल जो है वो सॉल्व करनी है। ऑल्सो पजल को देखते ही सॉल्व नहीं करना है, सीटिंग को देखते ही अटेम्प्ट नहीं करना, उसको जरा रीड करिए, एनालाइज कीजिए, देखिए कि क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है भी। एल्स अगर है भी तो भी पहले मिसलेनियस करना है, फिर पजल्स पे या सीटिंग पे आना है। उस पजल या सीटिंग को आप मार्क फॉर रिव्यू लिख सकते हैं, और ये स्ट्रैटेजी हमने अपने 6 बजे वाले सेशन में काफी अच्छे से डिस्कस करी है। ड्रॉप स्ट्रैटेजी, ड्रॉप स्ट्रैटेजी का मतलब है कि अगर सपोज आपने कोई पजल करना शुरू किया, पजल या सीटिंग करना शुरू किया, और आपने 3 मिनट उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन 3 मिनट के अंदर भी आपको उसका कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, या ना तो आपका सॉल्व हुआ 3 मिनट के अंदर, और ना ही उस 3 मिनट के अंदर आपको उसमें कुछ ऐसा पॉइंट, ऐसा तरीका समझ में आ रहा है कि हम इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। हो सकता है 1 मिनट 1.5 मिनट और लग जाए, बट कंप्लीट हो जाए, लेकिन 3 मिनट के अंदर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाई उस क्वेश्चन को लेके, तो आई विल से लीव इट इमीडिएटली। इफ अ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट टेक्स मोर देन 3 मिनट विदाउट अ
क्लियर सॉल्यूशन ब्रेक, मतलब कि अगर मैंने पजल और सीटनिंग को पढ़ा और मुझे वो कनेक्शन दिखाई देगा कि इसको ऐसे 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 करना है, ये बन जाएगा, दैट्स अनदर पॉइंट, ठीक है। लेकिन आपने 3 मिनट पूरे इन्वेस्ट कर दी बट उसमें कोई एक क्लियर सॉल्यूशन ब्रेक मिल ही नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये होगा कैसे, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल डिसकनेक्टेड पॉइंट्स हैं, लीव इट इमीडिएटली। 3 मिनट के ऊपर 1 सेकंड और उस पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने अपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट रीजनिंग का रुख मोड़ दिया है, क्योंकि अब हमने टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया है और एग्जाम में टाइम है नहीं इतना, 20 मिनट केवल आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते क्वांट पे। क्वांट जो है वो आईटी वालों के लिए आएगा, एएफओ के लिए आएगा, मार्केटिंग के लिए आएगा, एचआर के लिए आएगा। लॉ और राजभाषा के लिए क्वांट नहीं आएगा, उनके जनरल अवेयरनेस आएगा। क्वांट में देखो आपको सिक्योर करना है लो हैंगिंग फ्रूट। अब लो हैंगिंग फ्रूट क्या है क्वांट के अंदर, देखिए एक आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये आप बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, ये वो एरियाज है जो केवल प्रैक्टिस पे आप बेहतर कर सकते हैं, तो इनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहो। और डीआई को तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि डीआई का वेटेज आपको देखने को मिलेगा, तो हमें डेली की अपनी 2 आवर्स की प्रैक्टिस देनी है, सिंप्लीफिकेशन को, नंबर सीरीज को, ये अप्रोक्सीमेशन को, इसके साथ साथ डीआई को। तो मैं बोलूंगी ये बाकी के जो हमारे टॉपिक्स है मिसलेनियस, इनको 1 आवर दीजिए और डीआई को इंडिविजुअली आप 1 आवर दीजिए, ताकि आपका डीआई में बिल्कुल, क्योंकि देखो डीआई आपकी एक आध डिफिकल्ट आएगी बट ज्यादातर आपको ऐसी आएंगी जो डुएबल होंगी, तो डीआई में आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए। स्पीड अच्छा होने के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। दूसरा अर्थमेटिक जो हमारा एरिया है, यानी कि जो हमारा परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये मिक्सचर, एलिगेशन, उसमें अभी एज ऑफ नाउ लास्ट के दिन 10 दिनों में बहुत ज्यादा हमें एक्स्ट्रा करने की शायद जरूरत नहीं है। परसेंटेजेस पे फोकस रहिए, रेशियो प्रोपोर्शन पे फोकस रहिए, एवरेजेस पे फोकस रहिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे रहिए, टाइम एंड वर्क पे रहिए। आई थिंक दिस विल बी मोर देन इनफ। अगर आप ऑलरेडी आप सेक्शनल टेस्ट लगा ही रहे हैं और आप अपने एंटायर कंप्लीट मॉक टेस्ट लगा ही रहे हैं, उसी में आपके इसके क्वेश्चंस आ ही रहे होंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उसका सॉल्यूशन चेक करो, देखो कि कहां पे कमी रह गई है। तो इन एरियाज को कीप ऑन रिवाइजिंग दीज एरियाज, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। देखो इंग्लिश में बहुत सिंपल सी बात है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एक तो आपका जो ग्रामर एंड स्ट्रक्चर है, यानी कि जो ग्रामर है बेसिकली, उसके आपके पास कोई रूल बुक होगी कि भाई 100 रूल है ग्रामर के, या 100 रूल है ग्रामर के, या आपके पास 50 रूल्स ऑफ ग्रामर है। अगर आपके पास ऐसे कोई गाइड बुक है, कोई फंडामेंटल बुक है जो आपके मेंटोर ने आपको दी है, उस बुक को अपने सामने रखो। जब भी आप इंग्लिश का सेक्शन करो उसको पहले एक बार रिवाइज कर लो। 50 रूल है तो 50 के 50 को एक बार नजर डाल लो, अगले दिन आपने अगले 50 को नजर डाल लिया। तो इस तरीके से अपनी एक गाइड बुक रखो जिसमें आपके सारे रूल्स आपके पास एट वन प्लेस हैं और उनको आप रिवीजन डेली कर रहे हैं। भले ही आप पहले के 30 रूल एक दिन रिवाइज कर लिए, अगले 30 दिन एक दिन रिवाइज कर लिए, बट जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दोज रूल्स सो दैट जब जब वो क्वेश्चन आपके सामने आए वो ग्रामर का, तो आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इस रूल से करेक्ट होगा, राइट। सो हैव दैट स्ट्रैटेजी। तो क्या करना है, स्किम थ्रू फाउंडेशनल समरी गाइड्स और रूल बुक टू क्लीन अप योर एरर स्पॉटिंग एक्यूरेसी, क्योंकि जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपके कई जगह पे दिखाई देगा, नॉट जस्ट इन एरर वाले क्वेश्चन में बट और भी जगह पे आपको ग्रामर का इस्तेमाल करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप सॉल्व करोगे तो यहीं से आपके पैराजम्बल्स निकल कर आएंगे, यहीं से आपके जो क्लोज टेस्ट है वो निकल कर आएंगे, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 आरसी डेली करो। ट्रेन योरसेल्फ टू स्कैन दी क्वेश्चन फर्स्ट, अपना पहले जो आरसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उनको पहले पढ़ लो और फिर उनके कीवर्ड्स को ढूंढो कि कहां पे पैराग्राफ में, इससे आपका क्या होता है, टाइम सेव होता है। आगे बढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट लॉ में आएगा और राजभाषा अधिकारी में आएगा, बाकी में जनरल अवेयरनेस नहीं आता है, क्वांट आती है। फोकस ऑन द की मंथ। देखो अभी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप नया ना उठाएं, आप पहले पुराना रिवाइज करें। और जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स भी आएगा और जनरल अवेयरनेस भी आएगी। तो जो करंट अफेयर्स वाला एरिया है उसमें एक्सटेंसिवली, यानी कि ज्यादातर आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 मंथ को तो बहुत अच्छे से करना है। अगस्त में आई विल सजेस्ट कि 1 से 15 तारीख की अगस्त की जो करंट अफेयर्स है उसको देख लीजिए, उसके बाद के देखने का कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। साथ ही साथ प्रायोरिटाइज हाई यील्ड टॉपिक्स, जैसे कि यूनियन बजट हाईलाइट आपसे पूछे जा सकते हैं, आरबीआई के नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, और जो फाइनेंशियल मर्जर्स हुए वो आपको पता होनी चाहिए। और जो भी आपके फैकल्टी ने रिसेंट आपको पीडीएफ नोट्स दिए उनको रिवाइज करते रहिए, रिविजन इज द की फॉर जनरल अवेयरनेस। आगे बढ़ेंगे, मिस्टेक्स टू अवॉइड। देखो एक सिंपल मिस्टेक जो अभी आपको ध्यान में रखनी है, मैं अगर इन सब्जेक्ट्स की बात करूं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश जो कि प्रैक्टिस वाले हैं, इनमें अब आपको ज्यादा जो प्रैक्टिस जो है फोकस रखना है वो 90% आप अपना फोकस रखिए किस पे, अपनी प्रैक्टिस पे। 10% रखिए कि अगर मैं प्रैक्टिस करते मुझे कोई कॉन्सेप्ट भूल गया है तो उस कॉन्सेप्ट को जाके रिवाइज कर सकते हैं। आप नया अब शुरू करेंगे तो बहुत बेकार स्ट्रैटेजी होगी। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इस समय प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा प्रैक्टिस को रादर देन टेकिंग समथिंग न्यू। सेम फॉर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो कि लॉ, राजभाषा अधिकारी में आएगा,
उसमें आप पहले जितना आपने पढ़ लिया है, जितना आपने समझ लिया है, उस सबको पहले आप रिवाइज करिए, पहले उसको कंठस्थ करो, पहले उसको क्लियर करो अपने ब्रेन में, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो, पहले कम से कम 3 बार रिवाइज करो, उसके बाद कुछ नया उठाओ। सपोज आप क्या कर रहे हो, आपने जुलाई अगस्त मई जून जुलाई के आपने करंट अफेयर्स पढ़े, अब आप अप्रैल के पढ़ने जा रहे हैं, है ना, लेकिन आपके मई जून जुलाई के ही क्लियर नहीं है, तो पहले मई जून जुलाई के क्लियर करो, फिर आप जो है अपना कोई नया जो है अपना करंट अफेयर उठाइए, या नया कोई आप जो भी पढ़ना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं उसको उठाइए। सो प्रायोरिटाइज योर रिविजन्स नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, आपको पता है कि इसका नंबर जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, तो प्रोफेशनल नॉलेज जो कि आपके सभी सब्जेक्ट्स सभी स्ट्रीम के लिए है, अगेन फर्स्ट रिवाइज, कम से कम 3 बार जितना पढ़ लिया है उसको कम से कम 3 बार पहले रिवाइज कर लो, और उसके बाद अगर आपको टाइम लगता है तब जाके कुछ नया पिक करिए, और इसको अपने प्रोफेशनल नॉलेज को अब आप अपना डेली जो है कम से कम 2 आवर्स का टाइम दीजिए। कीप रिवाइजिंग रिवाइजिंग। तो ये आपका जो जनरल अवेयरनेस है और ये आपका प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें इस समय नया बिल्कुल कुछ मत उठाइए, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, राइट। सो दैट इज ऑल गाइस। इसके साथ साथ अब आपको तैयारी की, मुझे पता है आप लोगों की तैयारी ऑलरेडी चल रही है, टेस्ट सीरीज आप लोगों के पास है। जस्ट इन केस किसी एस्पिरेंट के पास अगर टेस्ट सीरीज नहीं है तो देखिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी है सब टेस्ट सीरीज पर ही ड्रिवन है। तो अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं, आप टेस्ट प्राइम ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको एसओ के टेस्ट तो मिलेंगे, बाकी और बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, या फिर आप आईटी ऑफिसर की प्रीलिम्स और मेंस के जिसमें टेस्ट मिल रहे वो ले सकते हैं, या फिर लॉ ऑफिसर के ले सकते हैं, एचआर मार्केटिंग एफओ, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जा सकते हैं। ये बेस्ड ऑन अपडेटेड पैटर्न है, और डिस्काउंट कोड आप ये लगा लीजिएगा, ये मैं भी आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको बाय करना है। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके पास कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो पहले प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाने दीजिए, या प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, या आपको बैच मिल जाएगा, इससे आपको एक वैलिड कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसमें आप जो कि आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के सामने पे दिखाना होगा। एट लास्ट आई वांट टू शो यू दिस गाइस, ये हमारी मैराथन आ रही है 22 अगस्त को, ठीक है, ये आपकी मैराथन आ रही है 22 अगस्त को अपने इसी चैनल पर एट 9 AM, सुबह 9 बजे से ये शुरू हो जाएगी, और ये करीब करीब आपकी 9-10 घंटे की मैराथन होने वाली है। इस मैराथन का हिस्सा आप सभी को जरूर बनना है, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे हमारी रीजनिंग का, जो कि हम जाएंगे टॉपिक वाइज, सीटिंग, पजल, स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सभी टॉपिक को हम टॉपिक वाइज इसके मल्टीपल वेरियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वंडरफुल क्लास फॉर योर कंप्लीट प्रैक्टिस, कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। बाकी अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, डाउनलोड करने का लिंक लगाया हुआ है, अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए, या ऑल कोर्सेज में जाइए, रेगुलेटरी बॉडीज में जाइए, और यहाँ पे हम आ जाएंगे आईबीपीएस एसओ में। आईबीपीएस एसओ के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे अपनी ये टेस्ट सीरीज, इनमें से आप किसी को भी बाय कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, और डिस्काउंट कोड आप लगा दीजिएगा, डिस्काउंट कोड लगा देना जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है, विच इज Y651, ये कोड आपको लगाना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे 22 अगस्त को सुबह 9 बजे, हमारी जो है मैराथन शुरू हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।